गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन का 13 आपका पार्ट है, 13 वीडियो है ना। काफी कुछ हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले वीडियो मैंने जब आपको फर्स्ट क्लास जब ली थी तो मैंने एक ही चीज बताई थी कि सॉल्यूशन हम क्यों पढ़ते हैं, इसका एम क्या होता है। और वहां पर मैंने जो बताया था आपको एम क्या है, तो एम होता है इसका जो पूरा एम एक ही है कि आप अननोन सब्सटेंस का क्या कर सके, मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन कर सके, उसके मॉलिक्यूलर मास का पता लगा सके। ठीक है, तो जब भी सॉल्यूशन तैयार किया जाता है तो सॉल्यूशन तैयार करने के पश्चात आपके 3 तरह के सॉल्यूशन जो आपको बताया है, गैस का सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है और सॉलिड सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर जनरली हम क्या पढ़ रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। और लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर भी हमने 3 फेज, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को लिक्विड में और सॉलिड को लिक्विड में डिसोल्व किया है। और उस सॉल्यूशन से हम किस तरीके से उसके अंदर जो आपने सॉल्यूट डाला है उसका हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सके, या कोई अगर नॉन सब्सटेंट है तो हम उसका हम क्या कर सके, वेट निकाल सके, कंसंट्रेशन निकाल सके। तो हमने पूरे टॉपिक को कितने भागों में डिवाइड किया था, 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है ना। 4 पार्ट्स का मतलब यहाँ पे मेरे सामने लिखे हुए हैं। पहला पार्ट किसके ऊपर था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में था। एक कंपोजिशन निकालना है सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन में कितना तो सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है। ठीक है, वहां पर हमने कई सारी चीजें पढ़ी थी, है ना। जब आप किसी सॉल्यूट को, सॉलिड है तो उसको बेड के रूप में लिया जाए, लिक्विड है तो वॉल्यूम के रूप में ले लिया जाए। तो इस तरह से अलग अलग उनकी स्थितियों के हिसाब से हमने क्या किया, उनकी यूनिट्स की। और उनकी यूनिट्स में जो आपकी वेट यूनिट्स थी, वॉल्यूम यूनिट्स थी, तो वेट बाई वेट परसेंटेज था, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज था, और इसके अलावा मोलैलिटी, है ना, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी, इन सारे ही कंसंट्रेशन के बारे में जितने भी आपके पॉइंट्स थे वो उसके साथ जितने न्यूमेरिकल थे मैंने आपको इसको करवा दिए थे कि आप किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इन यूनिट्स में कैसे निकाल सकते हैं। सेकंड जो पार्ट था वो था अब सॉल्यूशन तैयार करना। तो सॉल्यूशन तैयार करके उसकी कंपोजिशन को देखना। तो वहां पर क्या था, सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी के बारे में हमने काफी डिटेल में इसके पहले वाले 2-4 जो वीडियो थे उसमें सोल्युबिलिटी के बारे में ही पढ़ा था कि सोल्युबिलिटी क्या होती है। तो एक सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के कांस्टेंट जो वॉल्यूम होता है उसके अंदर उसकी मैक्सिमम कितनी आपकी सॉल्यूट की मात्रा डिसॉल्व हो जाती है, उसकी सोल्युबिलिटी कहलाती है। और सोल्युबिलिटी के अंदर हमने लिक्विड सॉल्यूशन को देखा था। लिक्विड सॉल्यूशन में गैस लिक्विड में, और लिक्विड लिक्विड में और सॉलिड लिक्विड में। तो जब किसी गैस को लिक्विड में सोल्यूबल किया जाता है तो वहां पर उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन या कंपोजिशन को कैसे ज्ञात करेंगे, तो उस कंपोजिशन का पता लगाने के लिए हमने क्या किया था, हेनरी लॉ को पढ़ा था। ठीक है, तो हेनरी लॉ गैस की लिक्विड में सोल्युबिलिटी के बारे में था, जहां पर एक सिंपल सा था कि गैस की घुली हुई मात्रा उसके प्रेशर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और घुली हुई मात्रा को हमने किस रूप में देखा था, उसकी मोल फ्रैक्शन के रूप में देखा था। और ये ध्यान रखिए मोल फ्रैक्शन क्या होती है, टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होती है। ठीक, सेकंड थी लिक्विड लिक्विड में और सॉलिड लिक्विड में। तो लिक्विड लिक्विड का मतलब दोनों जो सॉल्यूट है वो भी क्या है आपका, वोलेटाइल है, और लिक्विड ऑलरेडी क्या होता है, वोलेटाइल होता है। तो वोलेटाइल प्लस वोलेटाइल कंपोनेंट का आपका क्या है, मिक्सचर है। तो वहां पर, और एक दूसरा था सॉलिड को लिक्विड में क्या किया जाता है, सोल्यूबल किया जाता है। तो वहां पर केवल लिक्विड आपका वोलेटाइल होता है, सॉलिड क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। और इनकी कंपोजिशन के लिए हमने कौन सा रूल पढ़ा था, राउल्ट लॉ पढ़ा था। और राउल्ट लॉ के अंदर हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया था, मोल फ्रैक्शन के साथ ही रिप्रेजेंट किया था। ठीक, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, तीसरा पार्ट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि अनुसंग गुणधर्म, है ना। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि क्या सॉल्यूट डाला है आपने, कौन सा पदार्थ मिलाया है ना, उसकी नेचर पर डिपेंड करने वाले नहीं है। ये डिपेंड किस पर करने वाले हैं, उसकी कितनी क्वांटिटी आपने डाली है। ठीक है ना, तो कितनी क्वांटिटी है उस पर जो प्रॉपर्टी आपकी सॉल्यूशन की जो दिखाई देती है उस प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड करने वाली है, उस सॉल्यूशन के कंपोजिशन पर। और कंपोजिशन का मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करने वाली है। तो उस प्रॉपर्टी के आधार पर हम क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। और कंसंट्रेशन निकालने के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास और वेट पता होता है, सॉल्यूट अननोन है फिर भी उसका वेट पता लगाया जा सकता है। तो फिर उससे आप क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम कैसे मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करेंगे, है ना, इसके बारे में आपको इस पूरे ही टॉपिक में अपने को पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैं वापस बता दूं कि वह सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जो कि सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित जो कंपोनेंट है उनकी नेचर पर, उनकी शेप पर, उनकी साइज पर डिपेंड ना करे, केवल किस पर डिपेंड करे, नंबर ऑफ उसके कंपोनेंट कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, यानी कि केवल मात्रा पर, चाहे कंपोनेंट कुछ भी हो। ठीक, तो इसके लिए 4 प्रकार की आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, जैसे रिलेटिव लॉवरिंग, वेपर प्रेशर, इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इन 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पर अपन क्या निकालने वाले हैं, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का।
ठीक है, ये आज का आपका टॉपिक रहेगा। और इसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जहां पर आपके मॉलिक्यूल्स पर आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। और मॉलिक्यूल्स यदि डाला आपने, या तो डिसोसिएट हो गया या एसोसिएट हो गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पर क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये सारी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, चेंज हो जाती है। तो इससे फिर आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो वो उसका वास्तविक मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा, चेंज होके आएगा। तो उसको वास्तविक वापस कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आपका एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास निकालना, क्वांटम कोएफिशिएंट वगैरह को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये आपका पूरा एक बार मैंने वापस आपको क्या बताया, आपका रूट चार्ट बताया, आपका सिलेबस बताया कि सॉल्यूशन कितने पार्ट में है और हम किस जगह पर चल रहे हैं। तो हमारा ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, समझ में आ गया था तुम्हारे सारे इसके क्वेश्चन वगैरह भी मैंने आपको पूरे करवाए थे। सेकंड सोल्यूबिलिटी के बारे में, हेनरी लॉ, राउल्ट लॉ के बारे में जस्ट इसके पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। और वहां से अब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को वापस एक बार लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पता चले कि हम किस जगह हैं। हाँ, तो तीसरे पार्ट के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। बहुत आसान सी चीज़ है, समझी जा सकती है और बड़े मज़ेदार तरीके से आप समझ सकते हो इनको। ये सारी ही चीज़ें आप है ना आपके आसपास देखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, देखने के पश्चात जो अपना मूल काम होता है ना, जैसे पानी को उबल गया, ठीक है, काम में ले लिया। सब्जी बन रही है, जल्दी बन रही है, बाद में बन रही है, इससे कोई मतलब नहीं, बन गई और खा ली और पका ली। लेकिन कुछ सारी चीज़ों को अगर आप गौर से देखें तो वहाँ से है ना, जिन्होंने इस पर ध्यान दिया है, जिन्होंने इस पर गौर से इस चीज़ को चेंज होते हुए देखा है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपकी जो जिसको आप कह सकते हो कि अननोन था, उन चीज़ों को वहीं से निकाल के लाए हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, है ना। अणु संख्या गुणधर्म, अणु मॉलिक्यूल संख्या यानी कि संख्या और प्रॉपर्टी गुणधर्म। ठीक है ना। हम उस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जिसमें कौन है इससे कोई मतलब नहीं है, कितना है इससे मतलब है। तो अणु संख्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि सॉल्यूशन के वे प्रॉपर्टी या वे गुणधर्म जो कि सॉल्यूशन में कंपोनेंट कौन प्रेजेंट है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। वो प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट कितना मिलाया गया है। ठीक है ना। तो आपकी क्या हो जाती है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन which are dependent on total number of molecule और concentration of solution। ठीक है ना। उस पर जो डिपेंड करे वो आपकी क्या कहलाएगी, अणु संख्या गुणधर्म कहलाएंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। जैसे एक सिंपल सी चीज है, कुछ चीजों को हम देख सकते हैं। जैसे आप बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बड़ा आसानी से समझ सकते हो। एक चीज को एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या किया, एक प्योर वाटर लिया, ओके, और प्योर वाटर लेके आपने 180 पर जब इसको हीट उबालते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आपको सबको पता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, 58.5 ग्राम NaCl मिलाया, है ना, सॉल्यूशन तैयार कर दिया। अब इसका वापस मैंने क्या किया, बॉइलिंग पॉइंट निकाला, तो बॉइलिंग पॉइंट 100 से अबव आया 105 डिग्री सेंटीग्रेड माना है सपोज, है ना। क्यों बढ़ जाता है हम आगे बढ़ने वाले, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया था। अब एक चीज और ली, उसी पानी के अंदर मैंने क्या किया, 180 ग्राम शक्कर मिला दी, ग्लूकोज मिला दिया और उसकी प्रॉपर्टी वापस देखी बॉइलिंग पॉइंट को, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी वापस इसके सिमिलर आया। हुआ क्या, आपने क्या किया, 100 डिग्री प्योर सॉल्वेंट था यानी कि प्योर वाटर था, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है आपका एक वायुमंडल पे वो कितना हो जाता है, 100 डिग्री। फिर इसमें आपने 58.5 ग्राम NaCl अर्थात इसमें 1 मोल NaCl जिसमें मॉलिक्यूल की संख्या अवोगाद्रो नंबर के बराबर है, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट हो गए। ठीक है। इसके प्रेजेंट होने से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, रेट। हाँ, अब तीसरे वाले केस में क्या किया आप लोगों ने, यहाँ पर आपने क्या डाला था, 1 मोल NaCl डाला था। 1 मोल का मतलब अवोगाद्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल थे। अब इस वाले में हमने क्या किया, NaCl की बजाय हमने क्या डाल दिया, ग्लूकोज, यानी कि सब्सटेंस चेंज कर दिया है, लेकिन 180 ग्राम डाला है, इसका मतलब ग्लूकोज का भी कितना हो गया, मॉलिक्यूलर मास 180, तो इसका भी क्या हो गया, 1 मोल। इसका मतलब ये कि इस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं
NaCl के वो Na के इक्विवेलेंट है, और यहाँ पर ग्लूकोज के जो आपके नंबर ऑफ मोल्स है वो भी 1 मोल है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, Na के इक्विवेलेंट है, इसलिए इनके अंदर 100 डिग्री से 5 डिग्री रेज हुआ है, इसमें भी आपका क्या हुआ, 5 डिग्री रेज हुआ है। अब समझ में आया? इसका मतलब इवोल्यूशन जो हुआ बॉइलिंग पॉइंट में, क्वथनांक का उन्नयन हुआ, तो इवोल्यूशन जो बॉइलिंग पॉइंट में हुआ वो किस पर डिपेंड कर रहा था, NaCl है, ग्लूकोज है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा था, वो किस पर डिपेंड कर रहा था, आपने 1 मोल इस पे डाला और 1 मोल, यानी कि सॉल्यूट की जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है दोनों में क्या है, सिमिलर है, इसलिए रिजल्ट क्या है आपका, सिमिलर है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आगे समझ में क्लियर चीज समझ में आ रही ना? इसका मतलब क्या हो गया कि आप सब्सटेंस क्या मिला रहे हो, इससे सॉल्यूशन के उस प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं कर रहा है जो आप इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्वांटिटी सिमिलर है, और क्वांटिटी सिमिलर है तो रिजल्ट भी आपका क्या है, सिमिलर, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, इवोल्यूशन ऑफ, ये आपका अणुसंख्य गुणधर्म है। ठीक, इस तरह से 3 और है, RLBP, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, ठीक, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारे ही आपके सॉल्यूशन के कौन से कहलाएंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक, अब इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, जैसे 100 से 5 डिग्री, तो डेल्टा TB यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में जो आपका परिवर्तन आया है ना, जो क्वथनांक का उन्नयन हुआ है या इवोल्यूशन हुआ है वो कितना है, 5 डिग्री हुआ है ना, तो इस इवोल्यूशन के आधार पर 5 डिग्री हुआ है, अगर मैं इसमें 2 मोल करता हूं और इसका रिजल्ट वापस आता है 110 डिग्री हो जाता है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप 1 मोल जैसे इसमें सब्सटेंस मिलाते हैं तो इस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 5 डिग्री बढ़ रहा है। ठीक, अब जैसे कोई सॉल्यूशन है, आपको पता नहीं है कि इसमें कितना NaCl मिला हुआ है या कौन सा सब्सटेंस कितना मिला हुआ है, तो आप इसका पता लगा सकते हैं कि आपको 100 का पता है, 1 मोल के ऊपर 5 डिग्री बढ़ जाता है, माना कि इसका आपने जो उबाला है इसका बॉइलिंग पॉइंट 125 डिग्री सेंटीग्रेड आया है, तो आप क्या कह सकते हैं, इसमें जो भी सब्सटेंस जो कितना है 5 मोल है, पता चला ना? तो ये पूरा पैटर्न होता है, प्रोसेस होता है। तो इन जो आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, इस बेस पर आप क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन का पता लगा सकते हैं, और कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन का पता लगाकर आप क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास का डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी ले रहा हूं मैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जिसको हम हिंदी में कहेंगे अपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन, है ना, काफी टिपिकल होते हैं सर। हिंदी के अंदर आपको काफी सारे वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिसके लिए आपको खुद को डिक्शनरी ढूंढनी पड़ जाती है ना, तो इस का जो आपका बुक में जो है हिंदी में वो है क्या है, अपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब ये होता क्या है, तो पहले तो हम समझेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, मैं आपको वेपर प्रेशर के बारे में पहले बता चुका हूं, फिर एक बार वापस इस टॉपिक को समझने से पहले बताता हूं वेपर प्रेशर क्या होता है। तो किसी भी लिक्विड, है ना, प्योर लिक्विड है ये, तो इस लिक्विड में इसकी ही वेपर सरफेस पर कितना प्रेशर डालती है, ठीक है ना, क्या फोर्स लगेगा इस वेपर का इसके ऊपर, वो इसका क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है कि किसी भी लिक्विड की वेपर के द्वारा उसी लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगता है वेपर द्वारा, वो उसका क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाएगा। फिर इसमें हमने 2-3 चीजें और बताई थी मैंने कि जिसके अंदर वोलेटाइल नेचर ज्यादा है वो जल्दी ही वेपराइज होता है, और वेपराइज जल्दी होता है तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होता है, ज्यादा होता है, और जो कम वोलेटाइल होते हैं उनके अंदर क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, और जो वोलेटाइल नहीं होते हैं, जैसे कि आप सॉलिड की बात करें तो उसका वेपर प्रेशर क्या माना जाएगा, वहां पर 0 माना जाएगा। क्लियर है ना? अब लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, तो जब आप किसी प्योर लिक्विड या सॉल्वेंट के अंदर, है ना, जैसे वाटर है और प्योर है, इसका जो भी प्रेशर है ये P शुद्ध अवस्था में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, P नोड S2, यही कहेंगे ना। इसके पहले वाले वीडियो में बताया जब प्योर होता है कांस्टेंट वैल्यू होती है एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर, तो उस समय आपका वेपर प्रेशर क्या होगा, प्योर होगा, कोई सब्सटेंस नहीं है,
अब सेकंड चीज, आपने इसमें क्या किया, किसी सॉल्यूट को मिलाया है। सॉल्यूट को मिलाया, यहाँ पर ध्यान रखें सॉल्यूट कौन सा है, वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। तो मैं यह कहूंगा कि जब आप किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं, अवाष्पशील को मिलाते हैं, जैसे सॉलिड को मिला रहे हो, तब की बात की जा रही है, तो वेपर प्रेशर आपका क्या होगा, यहाँ पर चेंज होगा। लेकिन अगर आप किसी लिक्विड को मिलाते हो इसमें, तो उसका भी वेपर प्रेशर होगा। अगर वो इसके ज्यादा वेपर प्रेशर रखता है, यानी कि ज्यादा वोलेटाइल है सॉल्यूट से, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और कम है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा कम हो। लेकिन जब आप नॉन वोलेटाइल को मिलाते हैं, तो नॉन वोलेटाइल को मिलाते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर जैसे ही आप उसको मिलाओगे, तो इसकी सरफेस के ऊपर आपके सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या करेंगे, जगह घेर लेंगे। और जब जगह घेर लेंगे तो इसकी वेपोरेशन की रेट है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, क्योंकि पहले इतनी सरफेस से वेपोरेशन हो रहा था, अब सरफेस ही कम हो गई सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की, तो वेपोरेशन की रेट कम हो जाएगी। और वेपोरेशन की रेट कम हो गई तो फिर इसका जो प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, कम हो जाता है। क्या समझ में आया? एक चीज फिक्स हो गई यहाँ पर कि अगर कोई प्योर सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड है और उसके अंदर आप किसी नॉन वोलेटाइल को क्या करते हैं, डिसोल्व करते हैं, तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल को डिसोल्व करोगे, तो डिसोल्व करते ही उसका वेपर प्रेशर जो आपका सॉल्वेंट या लिक्विड का है वो कम हो जाता है। और कारण क्या है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सॉल्वेंट के अंदर जब जाएंगे तो सरफेस की कुछ जगह को घेर लेते हैं, जिससे कि आपके लिक्विड या सॉल्वेंट की वेपोरेशन की रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण वेपर प्रेशर हमेशा क्या मिलेगा, आपको कम प्राप्त होगा। अब कितना कम होता है, तो माना कि जब आपने मिलाया तो PS नया आपका वेपर प्रेशर है, तो यहां पर आपको पता है सॉल्वेंट जो प्योर है इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है और सॉल्यूशन का क्या हो गया, कम हो गया। और कितना कम हुआ है, तो कितना कम हुआ है, T नोड H2O माइनस PS, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डेल्टा P। और यही क्या कहलाएगा आपका, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर होने वाली जो कमी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब अवनमन। समझ में आया ना? वाष्प दाब अवनमन का मतलब क्या हो गया कि किसी शुद्ध विलायक के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, जब किसी अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब मिलाते हैं, तो मिलाने पर उसके वाष्प दाब में, किसके, सॉल्वेंट के, जो आपने पहले लिया, सॉल्वेंट के वाष्प दाब में होने वाली कमी को ही हम क्या कहेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहेंगे। आगे समझ में? अब एक चीज गांठ बांध के रख लें कि जब आप किसी शुद्ध जल के अंदर आप किसी चीज को मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। जैसे कि पानी को उबालोगे और किसको, नमक के पानी को उबालोगे, तो पहले कौन सा पानी उबलने वाला है, तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आएगा तो उबलेगा। तो ज्यादा किसमें बनेगा, प्योर वाटर में, तो प्योर वाटर पहले ही उबलना चालू हो जाता है। और फिर आपका नमक का पानी। इसीलिए घरों में हम क्या करते हैं, जब भी सब्जी वगैरह आप देखते हैं तो घर में आपकी जो महिलाएं जो सब्जी बनाती है, तो सब्जी बनाने से पहले क्या करती है, नमक पहले डाल देती है ना। उससे होता क्या है, जो आपका वाटर होगा जिसमें सब्जी बनाई जा रही है उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। इसका मतलब अब ज्यादा टेम्परेचर पर आपके सब्जी क्या होगी, पकना चालू होगी, तो अंदर जो सब्जी है उसको ज्यादा हीट मिलेगी, ज्यादा मतलब आपको उष्मा मिलेगी, और ज्यादा हीट मिलने के कारण वह क्या होगी, जल्दी पक जाती है। तो ये तो हो गया आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब बात करें कि इस वेपर प्रेशर में होने वाली कमी किस चीज पर डिपेंड करने वाली है। तो प्रायोगिक रूप से देखा गया है कि आप जिसमें जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाते हैं, सॉल्यूट की मात्रा जितनी ज्यादा करोगे उतनी ही इसकी सरफेस क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। और उसी स्थिति में आपकी वेपर प्रेशर, वेपराइजेशन की रेट जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं कि ये किसकी होगी, सॉल्यूट की मात्रा की। और सॉल्यूट की मात्रा को हम किस रूप में ले सकते हैं, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के रूप में, क्योंकि दो हो गए ना। तो जैसे जैसे आपकी सॉलिड की मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी, इसका मतलब क्या हो गया, सॉलिड की मात्रा बढ़ रही है, वेपरेशन की रेट घट रही है, वेपरेशन की रेट घट रही है, इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। डेल्टा पी का मान क्या मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा। तो एक रिलेशनशिप हो गया ना इसके साथ। अब राउंड के नियम पर बात करें, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को अगर रिलेटेड करें, तो आपने राउंड का नियम जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था, जहां पर आपका सिंपल सा वापस बता दूं कि राउंड ने क्या कहा था, याद है,
जस्ट इसके पहले वाला जो आपकी क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि जब आप दो कंपोनेंट को मिलाते हैं और दोनों कंपोनेंट की दो स्थितियां हैं, अगर दोनों ही वोलेटाइल है और एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जब दोनों वोलेटाइल है तो सॉल्यूशन का जो आपका टोटल प्रेशर जो पीएस है ना, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो वेपर प्रेशर जो आएगा वह पीए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टली प्रेशर के क्या होगा, टोटल होगा। और फिर पीएस बराबर हमने देखा था पी ए किसके बराबर होता था, पी नोड ए एक्स ए प्लस पी नोड बी एक्स बी। ये तो कब था जब दोनों ही क्या हो, वोलेटाइल हो, वाष्पशील हो, द्रव में द्रव को मिला दिया, तब आपका उस सॉल्यूशन का जो आपका पूरा जो दाब आएगा वो किसके बराबर होगा, दोनों ही कंपोनेंट के पार्टली प्रेशर के टोटल के बराबर होगा। और पार्टली राउंड क्या कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का पार्टली प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। यानी कि उसने ये कहा था कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, एक्स ए। और यहां पर आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा इक्वल करने के लिए, तो वह कांस्टेंट क्या था, पी नॉट ए, यानी कि प्योर स्टेट के अंदर उसका वेपर प्रेशर कितना है वह मैक्सिमम होगा। फिर जैसे जैसे आप किसी कंपोनेंट को मिलाते हैं तो ये वेपर प्रेशर कम होता जाता है। ओके, तो ये तो था आपका पहला। अब बात यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल, यानी कि हम जनरली ठोसों के मॉलिक्यूलर वेट को ज्ञात करने के लिए इस रूल्स का यूज करते हैं। तो राउल्ट का सेकंड नियम जो है वो किसके लिए था, नॉन वोलेटाइल के लिए। तो नॉन वोलेटाइल के लिए आपका पी एस पी ए प्लस पी बी, बी यहां पर कौन है, सॉल्यूट है, ए क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है ना भाई, सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का। अब सॉल्यूट यहां पर क्या है, नॉन वोलेटाइल है ना भाई, इसकी कोई वाष्प करने वाली नहीं है। तो पी एस जो आएगा आपका उसमें कौन सा वेपर प्रेशर होगा, किसका पार्ट रहेगा, टोटली किसका रहेगा, केवल सॉल्वेंट का, न कि सॉल्यूट का कोई रोल नहीं रहेगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, पी एस इक्वल किसके होगा, पी ए, और पी एस इक्वल किसके हो जाएगा, पी नोड ए एक्स ए के। ठीक है ना भाई, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर तो गायब हो जाएगा क्योंकि इसका कोई प्रेशर है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है। अब सेकंड रही बात, इसके अंदर आप क्या करते हैं, ये पहले पढ़ लिया, वापस बता रहा हूं मैं, एक्स ए बराबर क्या कर सकते हैं, एक्स ए माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम क्या हो जाता है, 1। तो ये आपका क्या हो गया, एक्स ए इक्वल क्या हो गया, 1 माइनस एक्स बी। और इस वैल्यू को यहां रख देते हैं, पी एस पी नोड ए, यहां पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, सोल्व कर ले, पी एस पी नोड ए माइनस पी नोड ए एक्स बी। ठीक, अब मैं उसको उधर ले लूं तो ये हो जाएगा, है ना, इसी के बराबर लिख रहा हूं मैं, इक्वल पी नोड ए एक्स बी, ये माइनस और उधर गया, इधर आ गया पी नोड ए माइनस पी एस, बोला रे, हो गया। और एक्स बी इक्वल किसके हो जाएगा, पी नोड ए माइनस पी एस अपॉन पी नोड ए। ये है आपका कौन, आर एल बी पी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये क्या है आपका, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि ये क्या है, शुद्ध स्थिति के अंदर, प्योर पोजीशन के अंदर जो आपका सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर है, पीएस क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है जब आपने नॉन वोलेटाइल को मिला दिया है, और पी नोड ए क्या है, वही आपका शुद्ध अवस्था के अंदर, प्योर अवस्था के अंदर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और एक्स बी क्या है, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन है। राउल्ट के हिसाब से क्या हो गया, अब आप देखिए यहां पर, मैं इसको इधर लिख लूं तो नॉन वोलेटाइल के लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए राउल्ट लॉ क्या कहेगा, क्या कह रहा है, वापस समझा दूं, पी एस इक्वल पी ए प्लस पी बी। ठीक है भाई, ये तो आपका रूल है। अब पी एस इक्वल पी ए, क्योंकि पी बी कौन है, सॉलिड है, बी क्या है, क्योंकि बी सॉलिड है, जो कि क्या है, नॉन वोलेटाइल है, इसका मतलब पी बी इज इक्वल टू, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0। तो पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, और पी एस बराबर हो जाता है पी नोड ए एक्स ए, और एक्स ए इक्वल हो जाता है 1 माइनस एक्स बी
और पी एस इक्वल टू हो जाता है पी नॉट ए 1 माइनस एक्स डी, और इसको जब सोल्व किया तो क्या हो गया पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल एक्स डी। ये है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का जो प्योर स्थिति के अंदर जो वेपर प्रेशर है उसके रिलेटिवली, और किसके बराबर होगा ये सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। कहने का मतलब लॉवरिंग ऑफ रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन किसकी सॉल्यूट की उसके बराबर होता है। इसका मतलब जितना ज्यादा इसको वैल्यू को रखोगे आप, जितना ज्यादा रखोगे ये वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी आपकी ज्यादा आएगी, यानी कि उतना ही वेपर प्रेशर क्या मिलेगा आपको कम मिलेगा। ओके, यहां तक आपका हो गया ये राउंड। अब बात करते हैं हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालें इससे। तो रिलेटिव लॉवरिंग प्रेशर तो आपका समझ में आ गया। अब आप इस राउंड के नियम से जो RMBP आपने ज्ञात किया है उससे हम क्या निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, देखो बड़ा आसान है यहाँ क्योंकि सारी चीजें आपको ध्यान है। ये हो गया आपका P नॉट ए पी एस अपॉन P नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। ये क्या है डिफरेंस है किसमें प्योर और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा P इक्वल P नॉट ए एक्स बी। याद है क्या है एक्स बी सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन है, और कोई भी मोल फ्रैक्शन क्या होती है तो एक्स बी बराबर क्या हो जाता है बी के मॉलिक्यूल मोल्स अपॉन सॉल्वेंट के और सॉल्यूट के मोल। यही होगा ना भाई, ठीक है। अब एक चीज है कि सपोज कि आप जिस चीज को इसमें सॉल्यूट मिला रहे हो वो बहुत ही लेस सोल्यूबल है, बहुत कम सोल्यूबल है। तो ऐसी स्थिति के अंदर Na और Nb को हम क्या लिख सकते हैं Na प्लस Nb को केवल Na लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि Nb माना ये बहुत ज्यादा है, 1000 लीटर के अंदर आपका केवल मात्र 0.01 अगर आपका सॉलिड घुल रहा है तो वहां पर उसके वॉल्यूम को उसकी टोटल मोल्स को क्या मान सकते हैं, मान सकते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं इसको XB को NB अपॉन Na हो गया। अब आप देखें NB क्या है सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स क्या होते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो डेल्टा P नॉट A इक्वल NB का मान रख दो, NB का मान क्या हो गया WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA है ना भाई। अब डेल्टा P ठीक, डेल्टा P नॉट A इक्वल किसके हो गया WB अपॉन MB इंटू MA इंटू WA। बोलो आगे समझ में। अब आप देखिए इसमें आपको क्या क्या करना है MB क्या है सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, तो इसको इधर ले होंगे तो MB क्या हो जाएगा P नॉट A इंटू WB इंटू MA अपॉन डेल्टा P इंटू WA। क्लियर है भाई। अब आप इन चीजों को देखें, ये तो है आपका किसका सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, हमें ज्ञात करना है। P नॉट A आपने बटर लिया है, जो भी सॉल्यूट लिया है उसका प्योर स्टेज के अंदर क्या है वेपर प्रेशर, तो ये आपका कांस्टेंट वैल्यू होती है ज्ञात होती है। डेल्टा P सॉल्यूशन के अंदर आपने जैसे ही मिलाया सॉल्यूशन बनाया तो कितना उसका लॉवरिंग प्रेशर आया उसकी वैल्यू पहले 100 था, अब कितना हो गया उसका 100 से 90 हो गया, तो डेल्टा P क्या हो जाएगा ये आपका एक्सपेरिमेंटल है ज्ञात किया जा सकता है। WB क्या हो गया है WB क्या हो जाएगा क्लियर। WB क्या है
वेट मिला रहे हो आप, तो नाप के तोल के मिलाओगे तो वेट आ जाएगा। W है सॉल्वेंट का वेट है, Ma सॉल्वेंट आपने जल लिया, उसका मॉलिक्यूलर मास है। अब ये सारी वैल्यू में आपको केवल एक चीज पता नहीं, बाकी सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल क्या होती है पता होती है, और इसी से हम क्या निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, एक माना कि 1 kg पानी दिया, ओके ले लिया पानी, इसमें x एक पदार्थ है, कोई भी कंपोनेंट है, इसको हमने तोल के डाल दिया, माना कि 100 ग्राम है, लेकिन सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल है, इसको डाल दिया, 1 kg पानी है, 1000 ग्राम, इसमें 100 ग्राम इसको मिला दिया सॉल्यूट को, हो गया। पहले आपने इसका जो 1 kg आपने वाटर लिया था, एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसका प्योर से आपने वेपर प्रेशर क्या कर लिया, H2O, ये पहले से पता हो गया। अब आपने 100 ग्राम मिलाया, वापस प्रेशर निकाला, तो वापस प्रेशर ज्ञात किया, तो ये क्या गया आपका PS, दोनों हो गए क्या, W पता है, इसका W पता है, पानी का आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है, 18 होता है, सारी चीजें आपके पास होती है, और आप क्या निकाल सकते हैं, इससे MD निकाल सकते हैं, इसका अननोन का पता है। ये है आपका रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर, और उससे मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं अननोन का। आइडिया समझ।